नमस्कार। प्राण शक्ति पतित पावनी माँ गंगा की धरती से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के माथे का बन गया जो चंदन है, ताकत है हमारी, कहते उसे नारी शक्ति वंदन है। तो विषय तो आप समझ ही गए होंगे। आज चर्चा करेंगे नारी शक्ति वंदन विधेयक पर, और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर श्वेता प्रसाद। आप कार्यरत हैं समाजशास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और साथ ही सहभागिता दर्ज कर रही हैं अधिवक्ता सौम्या सिंह जी। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जो आज विषय है वो हमसे जुड़ा हुआ है, चर्चा भी ज़ोरदार होगी, जाहिर है। तो सबसे पहले डॉक्टर श्वेता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि नारी शक्ति वंदन की जब बात करते हैं, ये जो शीर्षक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है इस विधेयक को, वो क्यों दिया है, इसका क्या आशय है? नारी शक्ति वंदन जी, 3 शब्द है यहाँ पर जी, और एक शब्द 2 जो है उसमें साथ जाता है, नारी शक्ति जी, और उसका वंदन। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो ये विधेयक जी, जो अभी विधेयक बना नहीं है, बिल के स्टेज पर है अभी, ये एक नारी शक्ति को भारत में उसको एक सही स्थान प्रदान करने की कोशिश करता है। भारत में अगर आप राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देखें जी, तो पार्लियामेंट में जो है लोअर हाउस में 15%, अपर हाउस में 12% आज के दिन पर। एक महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, 2 महिला राष्ट्रपति हैं हुई हैं अभी तक, और एक है मतलब प्रेजेंट में है, और एक प्रतिभा सिंह जी। 15 महिलाएं मुख्यमंत्री हुई हैं, और ये हमारा कुछ स्टैटिस्टिक्स है। तो अगर हम देखें, अगर हम 15 और 12 और इसकी बात कर रहे हैं परसेंटेज में, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भारत में आज भी राजनीतिक यानी लोकतंत्र की प्रक्रिया में सहभागिता अपनी सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं। एज अ वोटर वो बहुत बड़ी संख्या में रोल प्ले कर रही हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वोटर्स, अभी हाल में एक डेटा आया है, 950 मिलियन जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उसमें 50% महिलाएं हैं। तो वोट कास्ट करने में तो वो अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जब बात डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इन सब लेवल की आती है तो पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति बहुत कम है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की पहल पर नए संसद भवन में पहला जो है बिल ये पास किया गया स्पेशल सेशन बुलाकर, और जहाँ पर राज्यसभा ने यूनानिमसली इसको पास किया। लोकसभा में 2 लोगों ने विरोध किया था, लेकिन एक ऐसा सेशन, मतलब यादगार नई बिल्डिंग, एक सेशन सडन जो बुलाया गया था, और वहाँ पर ये विधेयक पास कर दिया जाता है, बिल को पास कर दिया जाता है। तो नारी शक्ति का वंदन करने की दिशा में, उनकी राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने की दिशा में ये बिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा हम सबको विश्वास है आने वाले समय में। बिल्कुल। और सौम्या जी, अगर इस बतौर विधेयक अगर इस पे चर्चा करना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि इसके शुरुआत कैसे इसकी हुई, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई, और विधेयक ये किस स्टेज पे अभी है, अभी और कितना इंतज़ार करना है हमें पूर्ण रूप से इसे लागू होने में, जो है इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी, ये 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे जी, पहल उन्होंने ही किया जी, लेकिन उस समय संपूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद 2010 में प्रयास किया गया, लेकिन ये 19 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो व अन्य लोग भी मिलके पूर्णतः इसको बहुमत दिए। और इसको पास करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि राजनीति में भी महिलाओं की बराबर भागीदारी होनी चाहिए जितनी पुरुषों की है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की जो जीवन शैली है वो एक महिला ही अच्छे से समझ सकती है, और इस वजह से इसको संपूर्णता के रूप में पेश किया गया कि नहीं, ये बहुत हमारे भारत में ज़रूरी है। और किसी भी देश में अगर विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उसका अगर आंकलन करना हो जी, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं किस तरीके से सशक्त हैं, उस हिसाब से ही आंकलन किया जा सकता है। बिल्कुल, उस हिसाब से बहुत ही अनुमान लगा के ये किया गया ताकि भविष्य में
हमारा जो विकासशील देश है वो विकसित देश के कतार में खड़ा हो सके। दूसरी चीज़ ये कि 2026 की जनगणना के बाद ही, इसके लिए थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि 2026 के जनगणना के बाद ही महिलाओं की कितनी प्रतिशत आबादी है, कितने वोटर हैं, कितने माइनर हैं, कितने मेजर हैं, उस हिसाब से ही ये अधिनियम के रूप में ये निष्पादित किया जाएगा जी। और उसको फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए आसानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ वक्त तक इसमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल जी। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करना है जब हम अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोफेसर श्वेता आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ज़रूरत आज सन 2023 में भी, अभी तो हम 24 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है ये ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है कि कैसा आरक्षण महिलाओं को चाहिए? क्या है अभी हमारी वास्तविक स्थिति? ये ज़रूरत आज नहीं महसूस की जा रही है जी। ये ज़रूरत भी नहीं कहेंगे इसको जी। देश में जितनी जनसंख्या है, हर किसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, और अगर पूरी की पूरी दोनों भाग जो है, महिला और पुरुष, सहभागिता करते हैं विकास की प्रक्रिया में, तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। तो ज़रूरत तो पिछड़े वर्गों को सामने लाने की हमेशा से हो रही है। और अगर आप देखें तो ग्लोबली, इनफैक्ट इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई है। यूएन की स्थापना के साथ ही अगर देखें तो उनका जो 1948 का ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, वो पूरा जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज में बना है। उसके बाद भी कदम कदम पर इतिहास है पूरा इसके पीछे। तो ज़रूरत एक कदम है, ये ज़रूरत हमेशा से महसूस की गई है। और ख़ास करके आज के दिन में जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, जिससे हमें 2030 तक अचीव करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 17 के 17 गोल्स हैं, वो सब इंटीग्रेटेड हैं जेंडर इक्वालिटी से। तो जेंडर इक्वालिटी अगर हम अचीव नहीं करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है उस दिशा में। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत ने ऐसा सोचा, क्योंकि इस बिल के साथ भारत दुनिया के कुछ देशों में शामिल होगा जहां पर महिलाओं को इतने बड़े परसेंटेज में आरक्षण दिया जा रहा है। और इसके दूरगामी परिणाम होंगे महिला समानता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। इसके परिणाम काफ़ी पॉजिटिव होंगे। तो जब ये महिला संसद में पहुंचेंगी, स्टेट असेंबलीज में पहुंचेंगी, यूनियन टेरिटरीज के उसमें पहुंचेंगी, तो फिर इनका रोल जो है, महिलाओं, एक तो नारी समानता के दिशा में, दूसरा जेंडर सेंसिटिव कार्य होंगे इनके, जो महिलाओं के लिए हित में होंगे, उनको जो उन्हें ज़रूरत है आज के दिन में। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, न केवल एक लोकतांत्रिक भागीदारी उनकी बढ़ेगी, बल्कि एक जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट भी बनेगा। जी बिल्कुल। तो एक जगह पे जहाँ महिलाएं मौजूद होती है, एक अलग तरह का व्यवहार होता है। और वो महिला अगर पार्लियामेंट में मौजूद हो, जो कि देश की महिलाओं की किस्मत को प्रभावित कर सकती है, उनके दशा और दिशा को प्रभावित कर सकती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये रिजर्वेशन। और वहाँ पहुँचने वाली महिलाएं भी ऐसी नहीं होंगी जो पति के नाम से जानी जाएं, क्योंकि वहाँ अलग तरह के लोग पहुँचेंगे। जी निश्चित तौर पे। और अक्सर हमने देखा भी है कि संसद भवन में जो महिला पॉलिटिशियंस होती हैं, ऐसी राजनीति की मर्मज्ञ होती हैं, वो काफ़ी हद तक जो है उन्होंने अपने लोहा मनवाया है और राजनीतिक जो उनकी विशेषज्ञता है उसको भी उन्होंने समझाया है देश और दुनिया को। अभी जो आरक्षण की हम बात कर रहे हैं सौम्या जी, 33% उसकी भागीदारी, अगर मैं सही हूँ तो ये भागीदारी क्या सिर्फ राजनीति तक सीमित रहनी चाहिए या हर क्षेत्र में ये भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए हमारे देश के द्वारा महिलाओं की? आपको क्या लगता है? भागीदारी तो महिलाओं की हर जगह ज़रूरी है, वो आवश्यकता भी है। जैसे कि लोअर पीसेस जो है जुडिशरी का, उसमें भी अभी सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया है कि कुछ महिलाएं न्यायाधीश बन के आएँ, मजिस्ट्रेट बन के आएँ, ताकि वो भी समाज को समझें। और महिला जिस जगह से आती है ना, वो महिला ज़मीनी हकीकत से लेके आसमानी हकीकत तक सबको जानती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ देखती है, घर का माहौल देखती है, बाहर का माहौल देखती है,
तो उसको सब पता है कि क्या हो सकता है। महिलाएं मल्टीटास्किंग भी होती हैं, हर तरीके का काम अकेले ही कर सकती हैं, चाहे कितना भी प्रेशर हो। तो जुडिशरी में दिया गया है और शिक्षा में दी ही जा रही है, और अब एक पहल की गई है राजनीति में जी, जो सबसे बड़ी पहल है और इस देश के लिए, हित के लिए बहुत ही ज़रूरी जिसे कह सकते हैं जी। तो हर जगह तो सरकार ने पहल कर दी है कि महिलाएं भी पिछड़ी ना रह जाएं, शिक्षित रहें और नौकरी पेशे में रहें और खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें अच्छे से। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति में जो पहल हुई है उसमें अगर ये महिलाएं आएंगी और भी जिस हिसाब से उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है, वो और भी महिलाओं के लिए, जो आपने कहा कि और भी कहाँ कहाँ होनी चाहिए, तो जहाँ जहाँ अगर जिस नज़र सरकार की नहीं पहुँच पा रही है और महिला इस तरीके से संसद भवन में रहेंगी, राजनीतिक क्षेत्र में रहेंगी, तो वो हर जगह से भी उस चीज़ों के बारे में उसको व्याख्या कर सकेंगी कि नहीं, यहाँ पे महिलाओं के लिए ज़रूर, जैसे पिछड़ी जाति की महिलाएं हो गई, अनुसूचित जाति की महिलाएं हो गई, उनकी क्या दिक्कत है, सामाजिक तौर पे उनको किस तरीके से देखा जाता है, उन्हें शिक्षा दिया जाता है कि नहीं, ऊंच नीच का व्यवहार हो रहा है, तो महिलाएं उसको अच्छे से समझ पाएंगी कि किस तरीके से वहाँ पे भी आरक्षण लाना चाहिए या नहीं, जो कि पहले से है जी, लेकिन भविष्य में क्या उनकी ज़रूरतें हैं, किस तरीके से उनको समाज में रखा जाए, देखा जाए, क्योंकि कानून तो कई सारे हैं लेकिन कानून को लेके जागरूक नहीं है कोई। तो महिला जितनी शिक्षित होगी, राजनीतिक तौर पे भी शिक्षित होगी, वो और सामाजिक महिलाओं को शिक्षित करेंगी, उनके कानून अधिकार को बताएंगे, क्योंकि महिलाओं के पक्ष में हित में बहुत सारे कानून हैं, उनका इस्तेमाल करना, उसका क्या कहते हैं कि समाज में किस तरीके से देखा जा रहा है उनको, या उस कानून का लाभ कैसे ले पा रहे हैं, अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित उनको रखना है, कुछ महिलाओं को पता ही नहीं है। तो उस हिसाब से जो महिलाएं राजनीति में आएंगी, जाहिर से बात जो सक्षम होंगी वहीं आएंगी, और जो सक्षम महिला होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, डिसीजन लेने की क्षमता होगी, तो वो ही समझ पाएंगे कि समाज में महिलाओं को पुरुष के बराबर रखना है और कैसे उनको करना है। तो ये ज़रूरी है। बाकी पहले से ही महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से पहले ये हो जाए पहले, उसके बाद तो फिर जब महिलाएं उस स्थिति पे पहुंच जाएंगी तो महिलाओं की पीड़ा को समझेंगी और राज्य में और संसद में और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रख सकेंगी। बिल्कुल जी। महिला की जो एक स्थिति होती है परिवार में और समाज में, सौम्य मानी जाती है, विनम्र मानी जाती है, जो है कोमल मानी जाती है, और ऐसा समझा जाता है जो है कि साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं किसी भी दुविधा को समझने में या किसी भी समस्या को हल करने में। जो है क्या लगता है आपको कि इस विधेयक के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद समाज की क्या स्थिति होगी, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे देश के विकास में? जी। इस विधेयक के लागू होने के बाद दूरगामी परिणाम की अगर हम बात करें तो जो हम देख पा रहे हैं जहाँ तक, वो एक पॉजिटिव चेंज तो आएगा, महिलाओं की स्थिति में आएगा, उनके व्यवहार में आएगा, उनके असर्शन में आएगा, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी कहीं ना कहीं एक असर्शन वाली बात होती है जी। तो एक पॉजिटिव चेंज आएगा, और सबसे बड़ी बात कि हमने देश के 33% पॉपुलेशन को जो है वो अधिकार दिया है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो एक देश की छवि का जो है, जैसे अभी हम देखें 33% रिजर्वेशन जब हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया था, पंचायतों में और बाकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो हम देखते हैं कि भारत दुनिया के कुछ बहुत ही विकसित देशों की, इनफैक्ट दुनिया के विकसित देशों में भी, जैसे जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, उनसे ये आगे निकल गया था। और इस रिजर्वेशन के साथ भारत की छवि और भी महिलाओं को लेकर सुधरेगी, क्योंकि एक जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हैं तो एक इमेज किसी देश का होता है, और ये भारत के इमेज के लिए बहुत अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं की भागीदारी का मतलब ये है कि वो जहाँ भी उनको दिक्कतें हैं, वायलेंस की बात है, उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि उस तरह के कानून अभी भी कम नहीं है, ये हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ ये भागीदारी जो है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें समाज पर दिखाई देंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए प्रॉपर वे में होना ज़रूरी है जी। बिल्कुल, क्योंकि अगर महिला संसद में वो पहुँची जो रबर स्टैम्प की तरह काम करेगी, तब हम बहुत चेंज नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर वो महिलाएं पहुंची वहां तक जो
अपने सूझबूझ से, अपनी मेंटल ताकत से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो भी आपने बात की, इन चीज़ों का प्रयोग करके तस्वीर बदल सकते हैं हम भारत की। बहुत खूब, और आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा कि एक बदली हुई तस्वीर हम देखेंगे, खूबसूरत सी दुनिया देखेंगे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए इस विषय पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।